शुरू करते हैं टीजीटी ऑल टीचर एग्ज़ाम के लिए सोशल साइंस सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे उचित विकल्प चुनना है। यहाँ पर उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान की परियोजना के तहत क्षेत्र भ्रमण करने को कहा जा सकता है, जिससे कि यानी कि जो उच्च प्राथमिक स्तर के जो विद्यार्थी हैं उनको जो सामाजिक विज्ञान जो उनका सब्जेक्ट है उसकी परियोजना के अंतर्गत क्षेत्र भ्रमण के लिए कहा जा सकता है। तो इनमें से सबसे उचित विकल्प चुनना है। पहला ऑप्शन है, विद्यार्थी व्यस्त रहते हैं और शिक्षक अन्य कार्यों को करने के लिए मुक्त हो जाते हैं, तो ये उचित कारण नहीं है। दूसरा ऑप्शन है, यह परियोजना पूर्ण करने की अनिवार्य आवश्यकता को पूर्ण करता है। परियोजना पूर्ण करने की अनिवार्य आवश्यकता को पूर्ण करता है, यानी कि परियोजना इसके बगैर अधूरी रह जाती है और उसकी जो प्रमुख जो अनिवार्य जो आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति क्षेत्र भ्रमण ही करता है, तो ये भी सबसे उचित कारण इसका नहीं है। तीसरा ऑप्शन है, विद्यार्थियों के लिए भागीदारी बढ़ाता है और आनंदमय होता है। विद्यार्थियों के लिए भागीदारी बढ़ाना और आनंदमय होना, ये भी इसके लिए उचित विकल्प नहीं है। तो जो सबसे उचित विकल्प हमको यहाँ पर देखना है वह ऑप्शन नंबर 4 है कि यह अवधारणाओं और विचारों के साथ वास्तविकताओं की तुलना करने में योग्य बनाता है। यानी अवधारणाएं होती हैं, किसी स्थान के बारे में सोचना, किसी वस्तु के बारे में पढ़ना, उसके बारे में जानना, उसके बारे में विचार करना, उनको ये क्या है जब वहाँ पर जाएंगे तो परियोजना के तहत क्षेत्र भ्रमण पर जाएंगे तो ये वास्तविकता से रूबरू होंगे। उनको वो अपने आँखों के सामने उन चीज़ों को देखेंगे, उनको अवलोकन करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे और वास्तविकता में देख करके और अपने जो विचार हैं, जो उनके प्रति अवधारणा है, उनसे उनकी तुलना करेंगे, तो ये तुलना करने के में योग्य बनाता है। तो आपका सबसे उचित जो विकल्प है वो है ऑप्शन नंबर 4, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। दूसरा क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयोगी है। सबसे अधिक उपयोगी यानी सबसे अच्छे तरीके से भूगोल का शिक्षण कौन सी विधि से किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है कहानी सुनाना, दूसरा ऑप्शन है वाद विवाद करना, तीसरा ऑप्शन है परिचर्चा करना और चौथा ऑप्शन है क्षेत्र भ्रमण करना। तो क्षेत्र भ्रमण करना ही भूगोल शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयोगी विधि है यहाँ पर, क्योंकि इससे जो वास्तविक चीज़ें होती हैं उनको जानने, समझने, देखने में सहायता मिलती है और ये वास्तविक शिक्षण से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। और एक जो NCF 2005 की गाइडलाइन के अनुसार ये क्या है, ये विधि क्षेत्र भ्रमण विधि ये जो विद्यालय के जो परिवेश है उसको बाहरी वातावरण से जोड़ती है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। तीसरा क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तक का शिक्षण निम्नलिखित में से किस एक उपागम पर बल देता है। तो यहाँ पर तीनों ही क्वेश्चन पाठ्य पुस्तक शिक्षण से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तक शिक्षण, जो पहला क्वेश्चन था वो भूगोल शिक्षण और उससे जो पहला क्वेश्चन था वो था आपका यहाँ पर सामाजिक विज्ञान परियोजना। ठीक है, परियोजना भी वो भी शिक्षण का ही एक पार्ट है। तो तीनों ही अलग अलग जो है पाठ्य पुस्तक और अलग अलग सब्जेक्ट से शिक्षण से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं। तो ये पहला ऑप्शन देखते हैं, रट करके सीखना, दूसरा ऑप्शन है अवधारणाओं के संश्लेषण से सीखना, तीसरा ऑप्शन है वास्तविक जीवन की स्थितियों से सीखना और चौथा ऑप्शन है परिभाषाओं द्वारा सीखना। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, वास्तविक जीवन की स्थितियों से सीखना, और ये आंसर सेम मिलता जुलता है तीनों ही क्वेश्चनों में। इसमें भी क्षेत्र भ्रमण में भी क्या होता है, वास्तविक जीवन की स्थितियों से बच्चा सीखता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। चौथा क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के बाजार विषय को पढ़ाने के लिए, यानी बाजार विषय है उसके बाजार के बारे में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो इनमें से कौन सी परियोजना सबसे अधिक उचित होगी। तो आपको पता है परियोजना में क्या होता है, जैसे सबसे पहले क्वेश्चन में आया था कि परियोजना पूर्ण करने के लिए क्या है, क्षेत्र भ्रमण किया गया, यानी कि वास्तविकता, ये यहाँ पे समझ लेते हैं वास्तविक जीवन की स्थितियों को सीखना, यही परियोजना में किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है दुकानदारों के उत्पादों को खरीदने व बेचने के दामों की तुलना करना। तो आप अगर पहले क्वेश्चन पर ध्यान दोगे तो वही तुलना करने वाली बात यहाँ पे आ रही है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, देखो, यह अवधारणाओं और विचारों के साथ वास्तविकताओं की तुलना करने में योग्य बनाता है परियोजना। ठीक है,
परियोजना के तहत जो शिक्षण किया जाता है। और यही सेम आंसर यहाँ पे है, देखो, दुकानदारों के उत्पादों को खरीदने और बेचने के दामों की तुलना करना, कितने में उसने सामान को खरीदा और कितने में उसने बेचा, उसमें कितना डिफरेंस, कितना उसने प्रॉफिट लिया, कितना उसने लागत ऐड की, ये सारी चीज़ें उनमें तुलना करना, ये राइट आंसर होगा आपका। सबसे अधिक जो सबसे उपयोगी जो परियोजना जो कार्य होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। और ऑप्शन देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन है कक्षा कक्ष में बाजारों से खरीदे हुए उत्पादों की प्रदर्शनी लगाना। तीसरा, अखबारों और पत्रिकाओं से बाजार पर कोलाज तैयार करना। चौथा है शॉपिंग मॉल में बेचे जाने वाले उत्पादों को देखने के लिए जाना। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पांचवा क्वेश्चन है कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक हॉल होता था जहां लोग इकट्ठा हो सकते थे, इस स्थान को क्या कहा जाता? तो जो पहले जो आरंभिक मंदिर थे उनमें कुछ मंदिरों में क्या था, एक हॉल होता था, तो उसका वो नाम बताना, उस स्थान को क्या कहा जाता था। तो पहला ऑप्शन है ग्राम भोज का, दूसरा ऑप्शन है प्रदक्षिणा पथ। तो प्रदक्षिणा पथ जो होता था वो गर्भगृह जो होता था उसके चारों तरफ होता था और जिसमें परिक्रमा की जाती थी। गर्भगृह जो मुख्य होता था इसी में मूर्ति वगैरह रखी होती थी। और चौथा ऑप्शन है मंडप। तो राइट आंसर होगा आपका मंडप। तो ये मंडप में ही क्या था, यहाँ पर लोग इकट्ठा होते थे, यानी सामूहिक रूप से जब कोई चर्चा की जाती थी तो वो मंडप में ही की जाती थी। तो राइट आंसर होगा आपका मंडप। इन मंदिरों में हॉल को क्या मंडप कहा जाता था। आपका छठा क्वेश्चन है विनय पिटक ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित? तो यहाँ पिटक शब्द आ गया, आपको पता है ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म में 3 पिटकों को बहुत महत्व दिया गया है। तो इनमें से एक विनय पिटक है, एक अभिधम्म पिटक है। तो यहाँ पे विनय पिटक के बारे में बताना है। तो विनय पिटक में जो है बौद्ध संघ के क्या है नियमों को यहाँ पर विनय पिटक में बताया गया है। ये ग्रंथ है और इसमें बौद्ध संघ के नियमों को समझाया गया है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं महावीर के उपदेश। तीसरा ऑप्शन देख रहे हैं जरतुस्त्र के विचार। चौथा ऑप्शन देखते हैं संस्कृत व्याकरण। तो आपका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी बौद्ध संघ के नियम विनय पिटक ग्रंथ में जो बताए गए हैं। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, ये जैन और बौद्ध दोनों ही धर्मों से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। जैन और बौद्ध भिक्षुनियों के लिए आरंभिक विहार बने होते थे। तो विहार जो होते थे वो एक तरीके से उनके रहने के लिए जगह होती थी। इनके बौद्ध भिक्षुनियों और जैन जो धर्म के जो होते थे धार्मिक लोग जो एक तरीके से, तो उनके लिए क्या था, विहार बने होते थे। तो ये किसके बने होते थे? पहला ऑप्शन है मिट्टी के, दूसरा पत्थर के, तीसरी लकड़ी के, चौथे ईंटों के। तो ये दोनों ही धर्मों में पत्थर के बने होते थे और ये पत्थर को काट करके उनको बनाया जाता था, एक तरीके से गुफा की तरह ये बने होते थे। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। आठवां क्वेश्चन है कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 राजवंशों के बीच हुआ? तो यहाँ पर कन्नौज की बात हो रही है। तो कन्नौज पर अपने अधिकार के लिए यहाँ पर 3 वंशों ने एक साथ लड़ाई लड़ी और तो त्रिपक्षीय संघर्ष को कहा गया। तो उसमें कौन कौन थे? उसमें पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार, ये 3 वंश थे। इनमें गुर्जर प्रतिहार वंश ने जो है संघर्ष शुरू किया था और ये लड़ाई 200 साल तक चली थी। तो पहला ऑप्शन है गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और चोल। तो ये पहला ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर पाल नहीं दिया गया। तो दूसरा ऑप्शन है पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार। तो तीनों ही ये बिल्कुल सही हैं, ये तीनों ही वंशों को त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है। तीसरे में देखते हैं गुर्जर प्रतिहार, पाल और चोल। तो यहाँ पर पाल भी दिया गया है, गुर्जर प्रतिहार भी दिया गया है, जबकि यहाँ पर राष्ट्रकूट नहीं दिया गया, तो ये गलत हो गया। चौथा ऑप्शन देखते हैं राष्ट्रकूट, चोल और पाल। तो यहाँ पर पाल और राष्ट्रकूट दिया गया है, जबकि यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार नहीं दिया गया, तो ये भी गलत हो गया। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड है, यानी कि पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार। सबसे पहले आपको गुर्जर प्रतिहार ध्यान रखना है क्योंकि इन्होंने ही ये युद्ध स्टार्ट किया था और ये लंबा 200 साल तक चला। 9वां क्वेश्चन है सूफी मत के अनुसार खानकाहों से अभिप्राय। तो खानकाहें जो होती थी वे सूफी संतों की एक तरीके से रहने की जगह होती थी, उनके जहाँ वे रहते थे। तो पहला ऑप्शन है वे स्थान जहाँ सूफी संत बैठकों का आयोजन करते, तो जाहिर सी बात है जहाँ रहते हैं वहीं रहेंगे सूफी संत, वहीं पे वो बैठकें का आयोजित करेंगे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा। दूसरा ऑप्शन है एक विशेष प्रकार का गाना। तो ये गाना नहीं है, ये बल्कि ये रहने की जगह है। नाम का गुणगान करना, तो ये गुणगान भी नहीं है किसी तरीके का। नीति कथाओं पर चर्चा वगैरह भी नहीं है। ये क्या है, खानकाहों, ये एक रहने का स्थान है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 10वां क्वेश्चन है चोल मंदिरों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो चोल मंदिरों के चोल जो राजवंश है इनके जो इनसे जो जुड़े हुए मंदिर हैं इनके विषय में ये बात है चर्चित है कि चोल जो थे उन्होंने अधिक से अधिक ब्राह्मणों के लिए
क्या दान दिया करते थे और मंदिरों के लिए अधिक से अधिक ज़मीनें दान दिया करते थे। तो उस टाइम क्या था, जब मंदिरों के लिए दान दिया जाता था, उनके ब्राह्मणों के लिए दान दिया जाता था और ज़मीन दी जाती थी मंदिरों के लिए दान में, तो उनके पास काफ़ी वो आर्थिक रूप से संपन्न होते थे, जिसके कारण तो यहाँ पर वो और जैसे आर्थिक रूप से संपन्न होने के कारण एक सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से वो जैसे एक एनजीओ कार्य करती है, इस तरीके से उस टाइम वो कार्य करते थे, यानी लोगों की भलाई के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य करते थे, क्योंकि उनके पास पैसे की कमी तो होती नहीं थी। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी चोल मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र हुआ करते थे उस टाइम। तो दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं, लोक प्रतिमाओं का निर्माण चोल मंदिरों की मुख्य विशेषता थी। तो यहाँ पे ये विशेषता की बात नहीं हो रही। तीसरा ऑप्शन है, चोल मंदिर प्राय अपने आसपास विकसित होने वाली केवल ग्रामीण बस्तियों के केंद्र बन गए, ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन है, जनसाधारण द्वारा दी गई भूमि से चोल मंदिर संपन्न हो गए। तो जनसाधारण द्वारा भूमि नहीं दी गई थी, बल्कि क्या था, चोल राजवंश द्वारा भूमि दी गई थी मंदिरों के लिए दान में। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 11वां क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए लिखी गई तवारीख के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो जो तवारीख लिखी जाती थी वो सुल्तानों के समय में लिखी जाती थी, जब दिल्ली सल्तनत पर सुल्तानों का राज था, तो उस टाइम तवारीख लिखी जाती थी। तो उन तवारीख में क्या होता था, उनमें तवारीखों में शासकों के क्या है, अच्छे शासन की आवश्यकता के बारे में लिखा जाता था, अच्छा ठीक, उनकी अच्छाइयों के बारे में, और उनके न्याय संगत शासन, अच्छाई और उनके न्याय एक तरीके से अच्छाई और न्याय, ये दो चीज़ें मेन होती थी तवारीख में। तो पहला ऑप्शन है, तवारीख के लेखक शासकों को अच्छे शासन की आवश्यकता और न्याय संगत शासन पर बल देते थे। तो ये क्या था, उनकी अच्छाइयों और उनके जो न्याय, इन दो चीज़ों से तुलना करके वो तवारीखों को लिखते थे। दूसरा ऑप्शन है, लेखकों द्वारा तवारीख सुल्तानों से ढेर सारे इनाम पाने के लिए नहीं लिखी गई। तीसरा ऑप्शन है, ये दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक भाषा उर्दू में लिखी गई। तो यहाँ पर तवारीख की गुंदोशों की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर ढेर सारे इनाम वगैरह का कोई यहाँ पे ऑप्शन मैच नहीं करता है। तीसरा ऑप्शन है, ये दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक भाषा उर्दू में लिखी गई। तो यहाँ पे भाषा की बात नहीं हो रही, बल्कि यहाँ पे पूछा है कि एक तरीके से विशेषताओं के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। तो चौथा ऑप्शन है, तवारीख उन लोगों द्वारा लिखी गई शायद ही नगरों में रहे। तो यहाँ पे रहाइश और नगरों, गाँव, इस तरह की भी यहाँ पे क्वेश्चन में कोई बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पे बात हो रही है क्या कि तवारीख के विषय में, यहाँ पे विषय में एक तरीके से यानी विशेषता यहाँ पे बतानी है उसकी। तवारीख की यही विशेषता होती थी कि लेखक शासकों के अच्छे शासन की ज़रूरत और न्यायसंगत शासन पर क्या था, जोर देते थे। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 12वां क्वेश्चन है, 19वीं सदी में निम्नलिखित में से किसने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क दिया। तो ये 19वीं सदी में क्या था, मुमताज़ अली जो थे, उन्होंने महिलाओं के जीवन को सुधारने की पहल की और उनको समानता और उनको अधिकार देने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुरान की शरीफ की आयतों का सहारा लिया और हवाला यानी एक तरीके से सहारा लिया, और आयतों का एक तरीके से उनकी परिभाषा करके डिटेल बताई कि कुरान शरीफ में भी महिलाओं की शिक्षा के लिए क्या है कि बताया गया है। तो इसलिए उन्होंने कुरान शरीफ का तर्क दे करके और उनको महिलाओं की शिक्षा को आगे बढ़ाया। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी मुमताज़ अली। और ऑप्शन देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है रुकैया सखावत हुसैन, दूसरा ऑप्शन सैयद अहमद खां, तीसरा ऑप्शन है मुमताज़ अली, चौथा ऑप्शन है जियाउद्दीन बरनी। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। 13वां क्वेश्चन है, कक्षा में विद्यार्थियों को खुली पुस्तक अभ्यास करवाने के लिए उचित कारण को चुनिए। तो खुली पुस्तक अभ्यास के करवाने के लिए आपको पता है, जब भी हम किसी भी विषय के बारे में या किसी भी पाठ के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो सबसे पहले उसके बारे में कुछ क्वेश्चन जाने जाते हैं कि हम इस पाठ में इस चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, इसको पढ़ने के बाद हम ये जान जाएंगे, इसको पढ़ने के बाद हम ये समझ जाएंगे, इसको पढ़ने के बाद हम ये चीज़ें इसमें सारी हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो जब ये क्वेश्चन हमारे बच्चे के दिमाग में होते हैं, तो वो उन क्वेश्चनों को, पाठ को पढ़ते समय क्या है, अभ्यास करते समय उनको अपने दिमाग में उनको उनकी एक तरीके से उसको इच्छा होती है उन क्वेश्चन का आंसर जानने की, और पाठ को वो आनंदमय तरीके से
से उन क्वेश्चनों के इर्द गिर्द पढ़ता है। तो इसी को क्या है खुली पुस्तक अभ्यास कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है बिना तैयारी के विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना, दूसरा पाठ्य भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहित करना, तीसरा पाठ को विस्तृत रूप से याद कराना, चौथा है पाठ को किसी विशिष्ट पर्सन के संदर्भ में पढ़ना। तो उसका एक विशिष्ट पर्सन यानी एक तरीके से उसका जो पाठ का जो नाम होता है वो एक विशिष्ट पर्सन ही होता है, या उसको देखकर ही समझ में आ जाता है कि इस पाठ में किस चीज़ के बारे में बताया गया है। तो ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 14वां क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान के विषयों के अध्ययन का महत्व इसलिए है क्योंकि बच्चे इससे, अब यहाँ पे सामाजिक विज्ञान विषय के बारे में बात हो रही है तो इसके महत्व के बारे में बताना है। तो इसका महत्व किस लिए है? पहला ऑप्शन है लोकतंत्र के बारे में विस्तार से सीख सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है समाज और उसके पर्यावरण को समझ सकते हैं, तीसरा ऑप्शन है भूत की घटनाओं का मूल्यांकन कर सकते हैं, चौथा ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे उचित आंसर होगा आपका समाज और उसके पर्यावरण को अच्छे से समझ सकते हैं सामाजिक विज्ञान के अध्ययन से बच्चे। तो ये इसका एक महत्व है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। 15वां क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान की शिक्षण में चित्र तथा पट के प्रयोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो पट्टे समझ लेते हैं। यहाँ पे एक तरीके से कथा जो होती है, कथा पट, उसमें कथा का एक थोड़ा बीच में उसमें एक तरीके से जैसे मुहावरा वगैरह का प्रयोग किया जाता है, इसी तरह के इसमें कथा पट होता है। तो चित्र और कथा पट इन दोनों ही क्या होता है, इनसे क्या होता है, इनसे बात थोड़ी डिटेल में समझ में आ जाती है चित्रों को देख करके, उनको ध्यान से देख करके, और फिर साथ के साथ उनके बारे में जब पढ़ते हैं और फिर उनको एक तरीके से चित्रों को देखते हैं तो वो एक तरीके से दृश्य और श्रव्य वाली दोनों ही चीज़ें हमारी काम करती हैं इसमें। तो ये अच्छे से ये आनंद में बना देती हैं चीज़ों को, और यहाँ पर अभी अच्छे से बच्चा मोटिवेट हो जाता है। तो आपका पहला ऑप्शन है एक पक्षीय सूचना प्रदान करना, दूसरा ऑप्शन है दिए गए वृत्तांत पर चर्चा को प्रोत्साहित करना, तीसरा ऑप्शन है घटनाओं का वर्णन करना, चौथा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकों को आकर्षक बनाना। तो आपका राइट आंसर होगा दिए गए वृत्तांत पर चर्चा को प्रोत्साहित करना। यानी जो वृत्तांत दिया गया जिसमें चित्र और कथा पट्टों का प्रयोग किया गया है, उस वृत्तांत पर उसमें चित्र को देख करके अब बच्चा चर्चा कर सकता है, इसमें ये चीज़ क्या है, ये क्या कर रहा है, ठीक है, और उसके जो कथा पट दिए गए हैं उनके बारे में उनको भी समझ सकता है। तो इनको ये इससे क्या है, बच्चा प्रोत्साहित होता है, मोटिवेट होता था। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 16वां क्वेश्चन है भारतीय संसद की भूमिका एवं कार्यप्रणाली की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उचित क्रियाकलाप होगा? तो यहाँ पर जो भारतीय संसद है उसकी भूमिका और कार्यप्रणाली को क्या है विकसित किया जा रहा है, तो इसके लिए सबसे उचित क्रियाकलाप बताना है। तो पहला क्रियाकलाप से क्या होता है, क्रियाकलाप से भी क्या आनंद में बनता है, बच्चों का जो शिक्षण होता है उसको आनंद में बनाया जाता है। क्रियाकलाप यानी करके सीखना एक तरीके से, तो क्रियाकलाप में बच्चा जब आसानी से सीख पाता है। तो पहला ऑप्शन है युवा संसद का आयोजन करना, दूसरा ऑप्शन है विषय वस्तु का पठन करना, तीसरा ऑप्शन है तो पठन, एक तरफ पठन की बात हो रही है, दूसरी तरफ आयोजन यानी क्रियाकलाप कार्य करके सीखने की बात हो रही है। तो पहला ऑप्शन ही अभी उचित जा रहा है यहाँ पे। तीसरा ऑप्शन देखते हैं कार्य एवं जिम्मेदारियों का प्रवाह आरेख, चौथा ऑप्शन है संसद के अवरोध पर समाचार पत्र के लेख पर चर्चा करना। तो समाचार के पत्र के लेख पर चर्चा करना, यहाँ पे ये क्रियाकलाप उचित नहीं है। तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, यानी वो युवा संसद का आय, क्योंकि यहाँ पर संसद की बात हो रही है तो संसद की भूमिका और कार्यप्रणाली कि तो युवा संसद का जब आयोजन किया जाएगा तो बच्चों में समझ विकसित होगी भारतीय संसद की भूमिका की और कार्यप्रणाली की। 17वां क्वेश्चन है एक शिक्षिका विद्यार्थियों को सुझाव देती है कि वे एक तालिका बनाएं। एक तालिका बनवाती है शिक्षिका और उस तालिका में क्या करवाती है, जिसमें उसके द्वारा एक सप्ताह में उपयोग किए जाने पानी की बाल्टियों की संख्या लिखी गई है। यानी कि एक सप्ताह में, यानी सोमवार को इतने बाल्टी पानी यूज किया, मंगल को इतना, बुधवार को इतना। तो इस तरीके से डेली के पानी की बाल्टियों की संख्या को उनमें शिक्षिका ऐड करवाती है, संख्या लिखवाती है। इस गतिविधि के बाद वे पानी के प्रयोग और संरक्षण के बारे में चर्चा शुरू करती है। अब चर्चा शुरू करती है पानी के संरक्षण के और प्रयोग के बारे में कि 10 बाल्टी पानी तुमने उस दिन से यूज किया, 5 उस दिन, 6 उस दिन। तो इस तरीके से उनमें आपस में उनको पानी का संरक्षण करना और उनमें जो डिफरेंस अंतर उसको समझाना। शिक्षिका कक्षा में किस प्रकार के अधिगम को प्रोत्साहित कर रही है, तो यहाँ पे ये बताना है कि अधिगम को किस प्रकार के अधिगम को प्रोत्साहित कर रही है, यानी कि एक तरीके से किस विधि को प्रोत्साहित कर रही है इसमें शिक्षिका। तो पहला ऑप्शन निगमनात्मक विधि, दूसरा ऑप्शन है वृत्त अध्ययन विधि, ऑप्शन समस्या समाधान विधि, चौथा ऑप्शन है पूछताछ विधि। तो इसमें वृत्त अध्ययन विधि को क्या है शिक्षिका प्रोत्साहित यहाँ पर कर रही है। वृत्त अध्ययन विधि में ये सारी चीज़ें की जाती हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2। 18वां क्वेश्चन है सबसे उचित विकल्प को
रिक्त स्थान में भरना है यहाँ पर। ज्ञान और विचारों को व्यवस्थित करने के लिए अवधारणात्मक संसाधनों में, यानी ज्ञान और विचारों को क्या करना है, व्यवस्थित करना है। ज्ञान और विचार, ठीक है, अपने विचार और फिर वास्तविकता। ज्ञान यानी वैज्ञानिक, उन विचारों का वैज्ञानिक निचोड़। तो इनको व्यवस्थित करने के लिए अवधारणात्मक संसाधनों में क्या है, जो अवधारणा होती हैं और अवधारणात्मक जो संसाधन होते हैं उनमें समय रेखा, सारांश और दो चीज़ और हैं, ये तीन चीज़ शामिल होती हैं। तो दो चीज़ कौन सी हैं? तो पहला ऑप्शन है शिक्षक प्रतिरूपण और दंड आरेख, दूसरा ऑप्शन है समरण संकेत और समीक्षा प्रश्न, तीसरा ऑप्शन है सूचना मानचित्र और अवधारणा मानचित्र, और चौथा ऑप्शन है अन्वेषणात्मक सॉफ्टवेयर और प्रश्न बैंक। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, यानी कि अवधारणात्मक संसाधनों में समय रेखा होता है, समय रेखा होती है, एक सारांश होता है, एक सूचना मानचित्र होता है और एक अवधारणात्मक मानचित्र होता है, ज्ञान और विचारों को व्यवस्थित करने के लिए। ठीक है, तो ज्ञान और विचार को व्यवस्थित करने के लिए चार चीज़ें होती हैं, समय रेखा, सारांश, सूचना मानचित्र और अवधारणा मानचित्र। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 19वां क्वेश्चन है क्रियाकलाप आधारित प्रश्न सामाजिक विज्ञान के पाठ को। तो यहाँ पे भी क्रियाकलाप की बात हो रही है, यानी करके सीखना। तो ये क्या पिछले क्वेश्चन में भी ये मैंने बताया था। तो क्रियाकलाप से क्या है, ये उससे बच्चे का आनंददायी बनाते हैं, ये क्या पाठ को क्या है, आनंददायी बनाते हैं क्रियाकलाप करके सीखना। उससे बच्चा आसानी से खुशी इंटरेस्ट लेकर के, आनंददायी यानी कि इंटरेस्ट लेकर के चीज़ों को सीखता है। तो दूसरा ऑप्शन है विवादास्पद बनाते हैं, तीसरा ऑप्शन लंबा बनाते हैं, चौथा ऑप्शन है विस्तृत बनाते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, आनंददायी बनाते हैं। लास्ट 20 क्वेश्चन आज के लिए 20वां। तो सामाजिक समस्याओं की समझदारी को विकसित करने के लिए में से सबसे उचित विधि कौन सी है? तो यहाँ पे भी वही चीज़ आएगी, यानी सामाजिक, अब यहाँ पे जो समस्याएं हैं समाज में, जो बच्चों को उनकी जो समझदारी को विकसित करना है, उसमें उन समस्याओं के बारे में बच्चों की समझदारी को विकसित करना है। तो इसमें उचित विधि बतानी है, सबसे उचित विधि। तो पहला ऑप्शन चलचित्र विधि, दूसरा ऑप्शन चित्र निबंध, तीसरा ऑप्शन भूमिका निर्वाह, चौथा ऑप्शन है वृत्त अध्ययन। तो आपका राइट आंसर होगा वृत्त अध्ययन। और पिछले क्वेश्चन में भी वृत्त अध्ययन विधि के बारे में शिक्षिका का वाला क्वेश्चन था, जो उसमें बताया है। उसमें क्या, वो बाल्टी पानी डेली कितना इस्तेमाल करते हैं, एक सप्ताह का वो बनवाती हैं उनसे, और उनके तुलनात्मक, ये तो ये वृत्त अध्ययन विधि के अंतर्गत आती है। और यही समस्याओं को समझाने के लिए सबसे उचित विधि होती है, सामाजिक समस्याओं की समझदारी को दूर करने के लिए या फिर विकसित करने के लिए। तो वृत्त अध्ययन आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर।